Today we are going to revise body fluid and circulation. In humans, there are two body fluid. One is blood, one is lymph, which keeps on circulating. Plasma minus clotting factor is called serum. Now protein 6 to 8% है जो कि बहुत सारे टाइप के हैं. But major protein if they are asking then it is of 3 types. RBC का शेप कैसा है? In most of the mammals it is enucleated यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है. Now let's talk about blood groups. Blood groups बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं लेकिन NCERT is focusing on 2 types of blood group. Hello बच्चा लोग, I am Tulika Jha, your zoology educator and I welcome you all to quick revision podcast series. Today we are going to revise body fluid and circulation. In humans there are two body fluid. One is blood, one is lymph which keeps on circulating. For that matter all vertebrates have blood and lymph. अच्छा अब invertebrates में lymph नहीं होता. What is the need of circulation? To carry substances like nutrients, gases, waste product, hormones from one part of the body to another. Let's first discuss blood और उसके बाद lymph. Blood is a specialized connective tissue which lacks fibers. Fiber इसमें नहीं होता. Blood के दो component है. Liquid component is 55% जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा. Solid component is 45% जिसे हम कहते हैं formed element, जिसको बहुत लोग blood cells भी बोलते हैं, but it's better to call it formed element क्योंकि platelet actually blood cell नहीं है, वो cell का fragment होता है. Plasma which is 55% is straw color, viscous than water यानी थोड़ा सा गाढ़ा है. स्ट्रॉ कलर है, थोड़ा सा गाढ़ा है पानी से. इसके पास दो कॉम्पोजिशन है. वन इज वाटर 90 to 92%, अनदर इज प्रोटीन विच इज 6 to 8%. इसके अलावा वह वाटर में डिसॉल्व होती हैं बहुत सारी चीजें जो ट्रांजिट में रहती है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, आयंस हो गए, NaCl हो गया, कैल्शियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया. ट्रांजिट का मतलब है आपने खाना खाया है तो अभी ज्यादा होगा वरना कम होगा, यानी हम परसेंटेज फिक्स नहीं कर रहे. इसके अलावा प्लाज्मा में डिसॉल्व होती हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. अब जब क्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे. प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. नाउ प्रोटीन 6 to 8% है जो कि बहुत सारे टाइप के हैं, बट मेजर प्रोटीन इफ दे आर आस्किंग देन इट इज ऑफ 3 टाइप्स. नंबर फर्स्ट इज एल्ब्यूमिन जो ऑस्मोलैरिटी के लिए है. सेकंड इज ग्लोब्यूलिन जो कि गामा ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एंटीबॉडीज, डिफेंस के लिए है. एंड थर्ड इज योर फाइब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग के लिए. अच्छा फाइब्रिनोजन के आगे ओजन लिखा है तो फिर ये भी इनएक्टिव होता है, क्लॉटिंग के टाइम पे एक्टिवेट किया जाता है. नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है. जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट है सब हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं. आरबीसी का शेप कैसा है? इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स इट इज इन्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होता है. क्यों नहीं होता? ताकि सारा का सारा स्पेस क्रिएट किया जाए हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि मेन काम आरबीसी का है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, इसीलिए कोई ऑर्गेनल्स नहीं है, हीमोग्लोबिन को एक्स्ट्रा स्पेस मिल चुका है. आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, जिसके बाद ये स्प्लीन में दफनाया जाता है. therefore spleen is called graveyard of RBC. हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना है? हीमोग्लोबिन कंटेंट इज जो हमारा ब्रीदिंग रेट था यानी 12 to 16 ग्राम्स, लेकिन यूनिट क्या है? पर 100 ml. अब आरबीसी का नंबर कितना है? 5 to 5.5 मिलियन, लेकिन इसका यूनिट है पर mm³. ठीक है. नाउ आरबीसी के बाद नेक्स्ट इज योर WBC जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट. WBC डिफेंस के लिए होता है, इसका नंबर होता है हमारा 6 to 8,000 यूनिट, सेम है पर mm³. WBC की दो कैटेगरी है, ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स होंगे, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, मोनोसाइट एंड योर लिम्फोसाइट. अब किसका परसेंटेज कितना है? नेवर लेट मी एंटर बस, फिर आप इनिशियल से मैच कर लेना. नेवर लेट मी एंटर बस. न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. परसेंटेज कितना है? तो रफली अगर देखा जाए तो 60, 30, 6, 3, 1. लेकिन एनसीईआरटी को अगर हम फोकस करें तो न्यूट्रोफिल इज 60 to 65%, लिम्फोसाइट इज 20 to 25%, मोनोसाइट इज 6 to 8%, इओसिनोफिल इज 6 to 3% एंड बेसोफिल इज 0.5 to 1%. अब फंक्शन की बात करते हैं. इन पांचों में से दो तो फेगोसाइटिक है जो पैथोजेंस के आने के बाद उसको फेगोसाइटोसिस करके खा जाएंगे. वन इज न्यूट्रोफिल, अनदर इज मोनोसाइट यानी M and N. बाकी बेसोफिल 3 केमिकल्स बनाता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, और ये इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हिस्टामिन इज वासोडाइलेटर, सेरोटोनिन इज वासोकंस्ट्रिक्टर, हेपेरिन इज एंटीकोएगुलेंट. जब तक बेसोफिल ब्लड में है वी कॉल इट बेसोफिल. एक बार टिश्यू में जाएगा तो इसी को हम कहते हैं योर मास्ट सेल. नाउ इओसिनोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन. अगर इन्फेक्शन ब्लड में आएगा तो ये रेजिस्ट करेगा उसको, एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन. अच्छा 12th क्लास की एनसीईआरटी
बोलती है मास्ट सेल एलर्जी के लिए है। तो टिश्यू की लोकलाइज्ड एलर्जी है तो मास्ट सेल तो टिश्यू में है ना, तो लोकल एलर्जी करेगा। इओसिनोफिल तो ब्लड में है तो होल बॉडी की एलर्जी में इओसिनोफिल आ जाता है। देन इज योर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो है हमारे, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, मेन इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अडेप्टिव में, जैसे CMI एंड HMI। ठीक है, अब न्यूक्लियस का शेप वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, बट डायग्राम में क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, सो लेट अस रिवाइज दैट ऑल्सो। योर इओसिनोफिल इज हेडफोन लाइक, योर बेसोफिल इज S shape, योर मोनोसाइट इज किडनी शेप्ड, योर लिम्फोसाइट इज राउंड, एंड योर न्यूट्रोफिल का फिक्स नहीं है न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी। तो 12th क्लास में दे हैव मेंशन्ड दैट न्यूट्रोफिल इज आल्सो कॉल्ड PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। सिमिलरली मोनोसाइट भी ब्लड में तो मोनोसाइट है, एक बार टिश्यू में जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे मैक्रोफाज। ओके अच्छा, लार्जेस्ट पूछते हैं, सबसे लार्जेस्ट WBC, तो मोनो सबसे बड़ा है, यानी मोनोसाइट सबसे बड़ा है। ये कहाँ लिखा है मैम? डायग्राम में हमें विजिबल हो रहा है। नाउ अच्छा, WBC का नंबर कितना है? वही 6 to 8,000 per mm³। नाउ लास्ट इज योर प्लेटलेट। प्लेटलेट इज थ्रोम्बोसाइट, ये क्लॉटिंग के लिए होता है। इसका नंबर इज 1.5 से 3.5 लाख पर mm³। इसका नंबर अगर फॉल करता है, डेंगी में जैसे हो जाता है, अच्छा हिंदी में डेंगू है, इंग्लिश में डेंगी है, तो इसका नंबर फॉल करता है, ये हमारे क्लॉटिंग के लिए होता है। ये एक लार्ज सेल का फ्रैगमेंट है। दैट लार्ज सेल इज प्रेजेंट इन योर रेड बोन मैरो व्हिच इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। जब वो बर्स्ट करता है तो प्लेटलेट बनते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स बेटा बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन NCERT इज फोकसिंग ऑन 2 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। वन इज योर ABO ब्लड ग्रुप, अनदर इज योर RH ब्लड ग्रुप। इसके अलावा बेटा MN और भी बहुत सारे होते हैं। ब्लड ग्रुप में ABO की पहले बात करते हैं। RBC के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट है, कुछ शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, एंटीजेंस। जो A टाइप का होगा तो हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप A है, B टाइप का होगा तो हम बोलेंगे ब्लड ग्रुप B है। अगर AB दोनों ही RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है देन ब्लड ग्रुप AB है, और अगर कोई नहीं प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप O है। अब एंटीजन को जो मारता है वो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। तो अगर मेरे RBC पे A एंटीजन है तो ऑब्वियसली मैं अपनी ही बॉडी में अपने ही एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी तो नहीं रखूंगी। तो जो भी एंटीजन RBC के सरफेस पे है उसका ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। तो A में होगा एंटीबॉडी B ब्लड ग्रुप में होगा एंटीबॉडी AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, और O ब्लड ग्रुप में क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है तो दोनों ही एंटीबॉडी होंगे। अब जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो हमें मैचिंग करनी पड़ती है। जो रेसिपिएंट है उसके पास बंदूक यानी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए आने वाले ब्लड के एंटीजन के अगेंस्ट। यानी जब हम ब्लड देते हैं तो हम ये चेक करते हैं रेसिपिएंट शुड नॉट हैव एंटीबॉडी अगेंस्ट डोनर्स एंटीजन। ये चीज याद रखना। तो कौन होगा मैम यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन किसी से भी ब्लड लेगा? अरे वो किसी से भी ब्लड ले लेगा जिसके पास एंटीबॉडी नहीं है, यानी AB ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, यानी AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। सिमिलरली मैम कौन होगा यूनिवर्सल डोनर? अरे वो होगा जिसके RBC पे कोई एंटीजन नहीं है। अब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई बंदूक नहीं मार पाएगा। सो O इज योर यूनिवर्सल डोनर। अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की है, ठीक है। अगर हम गलत ब्लड भेज देते हैं, अगर मैंने A वाले में B ब्लड ग्रुप भेज दिया तो A के पास एंटीबॉडी B है और जो ब्लड ग्रुप आया उसके RBC के सरफेस पे B एंटीजन है, तो दोनों की क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। जैसे दूध फटता है दही बनता है, वैसे ही क्लम्पिंग, एग्लूटिनेशन एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा आने वाले ब्लड का, जो कि कहीं कहीं फंस जाएगा। पर्सन कैन डाई ऑल्सो, सिवियर रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। नाउ सेकंड टाइप ऑफ योर ब्लड ग्रुप इज RH ब्लड ग्रुप। 80% लोगों के RBC के सरफेस के ऊपर AB के अलावा एक और एंटीजन देखा गया है विच इज RH एंटीजन विच कम्स फ्रॉम रीसस। मंकी में भी ये देखा गया है RH एंटीजन, और ह्यूमंस में 80% इंडिविजुअल्स के पास RH एंटीजन RBC पे प्रेजेंट है, तो उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव ब्लड। अब अगर A के साथ RH है तो A पॉजिटिव, B के साथ RH है तो B पॉजिटिव एंड लाइकवाइज। 20% में RH एंटीजन RBC के सरफेस पे नहीं होता, तो वो 20% हो जाते हैं हमारे RH नेगेटिव। नाउ देयर इज वन डिफरेंस कि जो हम AB ब्लड ग्रुप देख रहे थे उसमें अगर A एंटीजन है तो हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी B थी, तो वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट होती थी दूसरे के अगेंस्ट, है ना। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो एंटीबॉडी नहीं होगा RH के अगेंस्ट, क्योंकि अपने आप को थोड़ी मारेगा। लेकिन अगर बेटा किसी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, उसके पास यानी
आरबीसी पे आरएच पॉजिटिव आरएच प्रेजेंट नहीं है, लेकिन तब भी उसके प्लाज्मा में नेचुरली अकरिंग एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं होता। एनसीईआरटी में बड़े प्यार से एबी वाले में लिखा है नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी। तो याद रखना, चाहे कोई इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव हो चाहे आरएच नेगेटिव हो, पहले से एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर नेगेटिव ब्लड में जाएगा पॉजिटिव ब्लड, तो नेगेटिव वाले ने आरएच नहीं देखा, अब पॉजिटिव वाले का ब्लड आएगा तो उसमें आरएच दिखेगा, तो अब नेगेटिव वाला इंडिविजुअल आरएच को मारने के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगा। इसका एक स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसमें क्या है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है, ये पहला केस, ये फिक्स्ड है, उल्टा नहीं कर सकते हो आप। मदर शुड बी आरएच नेगेटिव, फादर शुड बी आरएच पॉजिटिव फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस टू टेक प्लेस। ठीक है, मदर आरएच नेगेटिव है, फादर आरएच पॉजिटिव है। पहला चाइल्ड अगर आरएच नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहला चाइल्ड अगर आपका आरएच पॉजिटिव है तो दिक्कत आएगी। नाउ अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा इज बैरियर, जो कि मदर और बच्चे के ब्लड को मिक्स नहीं होने देगा, तो पहले बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। लेकिन जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब प्लेसेंटा ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से बच्चे के आरबीसी मदर की बॉडी में जाएंगे। मदर ने कभी आरएच देखा नहीं, बच्चे का आरएच मदर की बॉडी में गया, तो मदर ने क्या बनाया, एंटी आरएच एंटीबॉडी। लेकिन बच्चा तो डिलीवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एंटी आरएच एंटीबॉडी मेमोरी के फॉर्म में मदर की बॉडी में रह जाएगा। अब अगर सेकंड बच्चा भी नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड बच्चा अगर पॉजिटिव आया तो बच्चे के पास क्या है, अब आरएच एंटीजन है आरबीसी के सरफेस पे, और अब मदर के पास मेमोरी सेल्स है एंटी आरएच एंटीबॉडी का, जो कि एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज जो हैं वो तो चले जाएंगे ना बच्चे पे, तो मदर का एंटी आरएच एंटीबॉडी प्लाज्मा क्रॉस करके बच्चे में जाएगा, और सेकंड बच्चा अगर आरएच पॉजिटिव है उसके आरबीसी की क्लंपिंग करेगा, जिसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो अनीमिया होगा। आरबीसी के सरफेस पे होता है हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी अगर डिस्ट्रॉय होगा तो हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय होगा, जिससे बनेगा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ेगा, बच्चे को सिवियर जॉन्डिस भी होगा। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन अगर आएगा, अनेमिया भी होगा, और सिवियर केसेस में इट कैन बी फेटल ऑल्सो, बच्चा मर भी सकता है। दैट डजंट मीन कि नेगेटिव, यानी कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो तो एक ही बच्चा कर सकता है, नहीं, इसका क्योर है। क्या करो यार, प्रॉब्लम तब आई जब मदर ने एंटी आरएच एंटीबॉडी बना लिया। अगर हम मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाने ही ना दे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हमने फर्स्ट डिलीवरी के बाद बाहर से इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी, जैसे ही बच्चे का ब्लड गया है मदर की बॉडी में, अगर हम बाहर से इंजेक्ट कर दे एंटी आरएच एंटीबॉडी, तो वही एंटीबॉडी बच्चे के का जो आरएच गया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। मदर को अपनी एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बनानी पड़ेगी। So this is the cure. Now next is your blood clotting, जिसे हम coagulation of blood भी बोलते हैं। Whenever there is a cut in your body, blood starts oozing out, but it after some time it stops. क्यों? वहाँ पे एक clot, एक scum, एक coagulum जैसी प्लग कोई चीज बन जाती है ब्राउनिश कलर की, जिसकी वजह से हमारा खून रुक जाता है। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर क्लॉटिंग? जैसे ही बेटा हमारे कहीं पे कट आता है, अब स्किन में कोलाजन है, ब्लड वेसल कट हुआ, ब्लड के अंदर क्या है, प्लेटलेट है। प्लेटलेट जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है कोलाजन के, तो वो एक्टिवेट होता है और बहुत सारी चीजें बनाता है एक के बाद एक, जिसे हम कहते हैं सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन, ऑल्सो कॉल्ड कैस्केड ऑफ रिएक्शन। अल्टीमेटली एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है विच इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। हमारे ब्लड में ऑलरेडी एक प्रोटीन लिवर बना के रखता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके बनाता है थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, ऑलरेडी हमारे ब्लड में एक प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो कि मेजर प्रोटीन भी है, फाइब्रिनोजन। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है और उसको बनाता है फाइब्रिन। फाइब्रिन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स का मोनोमर है, छोटे छोटे धागे हैं जो नेटवर्क बना के एक जाली बना लेते हैं, और उस नेटवर्क के अंदर फंस जाते हैं हमारे डेड डैमेज्ड ब्लड सेल्स, और वही बेटा प्लग बन जाता है। फाइब्रिन के मोनोमर के नेटवर्क के अंदर हमारे डेड डैमेज्ड डब्ल्यूबीसी फंस जाते हैं एंड वही हमारा क्लॉट होता है। अब थ्रोम्बिन को काम करने के लिए कैल्शियम चाहिए, यानी कैल्शियम के एब्सेंस में थ्रोम्बिन काम नहीं करेगा, यानी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा क्लॉटिंग टाइम डिले हो जाएगा। क्या मैम ये क्लॉटिंग सिर्फ इसी मैकेनिज्म से हो सकता है, सिर्फ प्लेटलेट ही एक्टिवेट कर सकता है जो हमने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा? मैंने कहा नहीं, कुछ फैक्टर्स बेटा हमारे टिश्यू के अंदर भी होते हैं जो अंदर अंदर ही क्लॉटिंग करवा सकते हैं, यानी सर्टेन फैक्टर्स इन योर टिश्यू कैन ऑल्सो इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग। कई बार हमारे अंदर अंदर भी तो क्लॉट्स बन जाते हैं, ठीक है,
यस। अब अगर हमसे पूछते हैं कि दो एंटीकोएगुलेंट का नाम बता दो मैम, तो नेचुरल अगर हम एंटीकोएगुलेंट की बात करते हैं तो हेपेरिन इज नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। सिमिलरली लीच में होता है हिरुडिन जो कि नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। इसके अलावा अगर आपको क्लॉटिंग रोकनी है तो किसी भी तरह ब्लड में से कैल्शियम को निकाल दो, तो जो भी चीज ब्लड में से कैल्शियम को निकालेगी जैसे ईडीटी, सिट्रेट वगैरह, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लॉटिंग को रोकेगा यानी एंटीकोएगुलेंट हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, वी आर डन विथ ऑल डिटेल्स ऑफ ब्लड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिम्फ। नाउ क्या होता है जब ब्लड हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, ब्लड क्यों पहुंचा मैम ऑर्गन्स तक, क्योंकि ऑर्गन्स को सामान चाहिए ना, गैसेस चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, तो ब्लड को अब निकल के सेल्स तक पहुंचना है ना, उन चीजों को जो हमें सेल्स तक पहुंचाने हैं, वो सारी चीजें डिसॉल्व है प्लाज्मा में, यानी कैपिलरी से अब ब्लड में से प्लाज्मा निकलता है वो सारी चीजें लेके जो हमें ऑर्गन्स तक पहुंचानी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड बॉडी फ्लूइड की, विच इज योर लिम्फ। लिम्फ क्या है? जब ब्लड बेटा ऑर्गन तक जाता है, हमारा पर्पस क्यों है, क्यों हमने भेजा ब्लड को ऑर्गन्स तक, ताकि ऑर्गन्स के हर एक सेल को ब्लड से गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, आयंस, हार्मोन्स, ये सारी चीजें मिल जाए, यानी ब्लड में से अब इन चीजों को बाहर निकलना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कहाँ डिसॉल्व थी, प्लाज्मा में डिसॉल्व थी, तो प्लाज्मा को ही तो निकलना पड़ेगा, प्रोटीन तो नहीं निकलेगा, प्रोटीन बड़े होते हैं। सो क्या चीज बाहर निकलती है ऑर्गन्स में सेल्स तक पहुंचने के लिए, प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन। प्लाज्मा में से हमने प्रोटीन को निकाल दिया, प्लाज्मा छोटे छोटे प्रोटीन्स आ जाते हैं। सो प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन कम्स आउट ऑफ कैपिलरी टू सप्लाई मटेरियल टू द सेल्स ऑफ योर ऑर्गन्स या फिर टिश्यू। तो इसी को हम बोल देंगे टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या है? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन। अब क्या होता है जब एक बार एक्सचेंज हो, इसी फ्लूइड से आपके सेल्स जो है सामान लेके उसमें वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह डाल देते हैं, तो अब इस फ्लूइड को जब सेल्स ने ले लिया सामान और उसमें वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया, तो अब इस फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड वेसल्स में जाना पड़ेगा ना, ताकि ये सामान को वापस ले जाए। तो ये वापस एंटर कर जाता है एक्सचेंज होने के बाद, लेकिन थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट सेल्स के बीच में फंस जाता है। अगर आपने किसी कमरे में 2 बाल्टी पानी डाली सफाई के लिए, तो जब वाइपर से निकालते हो तो क्या पूरे 2 बाल्टी पानी निकलते हैं? नहीं ना, थोड़ा बहुत आपके सोफे के नीचे, बेड के नीचे, अलमारी के नीचे चला जाता है। तो यही बात मैं कह रही हूं यहाँ पे, जब सेल्स में निकलता है ना प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन, तो वापस तो जाता है एक्सचेंज करवाने के बाद, बट कुछ ना कुछ सेल्स के बीच में फंस जाता है। तो अब रोल आता है लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक कैपिलरीज आती है, सेल्स के बीच बीच तक जाती है और उन सारे जो फ्लूइड फंस गए हैं उसको कलेक्ट करके वापस से वेन में भेज देती है। तो इसने क्या कलेक्ट किया लिम्फ कैपिलरी ने बेटा? टिश्यू फ्लूइड। तो टिश्यू फ्लूइड को ही अब हम लिम्फ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब लिम्फ कलेक्ट करके, टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके यानी लिम्फ को कलेक्ट करके वेन में भेजा जा रहा होता है, बीच बीच में स्वेलिंग्स होती हैं। उन स्वेलिंग्स को हम कहते हैं लिम्फ नोड, जिसमें प्रेजेंट है लिम्फोसाइट। तो अब लिम्फ का कॉम्पोजिशन क्या हुआ? प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन प्लस स्पेशल लिम्फोसाइट भी उसमें आ जाते हैं। अब हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सारा फंक्शन रिवाइज करते हैं। नंबर फर्स्ट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज अकरिंग वाया दिस फ्लूइड। नंबर सेकंड, कलेक्ट करके भेजा गया ना, अगर ये नहीं आते लिम्फ कैपिलरी तो धीरे धीरे हमारे टिश्यू में प्लाज्मा भरता जाता, टिश्यू फूल जाता और प्लाज्मा का वॉल्यूम ब्लड में कम हो जाता, यानी इस लिम्फ कैपिलरी की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम मेंटेन रहा है। तो पहला फंक्शन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू दिस फ्लूइड। सेकंड, इट मेंटेन्स ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम बाय पोरिंग बैक एक्स्ट्रा प्लाज्मा ट्रैप्ड बिटवीन सेल्स बैक टू मेजर वेन्स। नंबर थर्ड, क्योंकि लिम्फोसाइट है तो डिफेंस भी है। एंड नंबर फोर्थ, जो सामान बेटा थोड़े बड़े होते हैं वो कई बार ब्लड कैपिलरी में नहीं जा पाते, तो वो डायरेक्टली लिम्फ कैपिलरी में आ जाते हैं। जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन लार्ज लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स में होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में प्रेजेंट होता है। लिम्फ का कलर क्या है? कलरलेस है। याद रखना, लिम्फ क्या है? कलरलेस है। प्लाज्मा क्या था? स्ट्रॉ कलर था, यानी प्लाज्मा का स्ट्रॉ कलर है, लिम्फ का कलरलेस है। क्या डिफरेंस है? प्रोटीन नहीं है, यानी प्रोटीन की वजह से स्ट्रॉ कलर आ रहा था। अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन की। सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा स्टार्ट होता है एनेलिडा से, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था आर्थ्रोपोडा से, वही टेबल में लिखा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम योर एनेलिडा, कॉर्डेटा तक जाएगा। अब कुछ ओपन है, कुछ क्लोज्ड है। फर्स्ट इज योर क्लोज्ड, लास्ट इज योर क्लोज्ड, बीच में सारे ओपन हो जाते हैं। यानी एनेलिडा में क्लोज्ड है, कॉर्डेटा में क्लोज्ड है, बीच में सारे ओपन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मोलस्क में दोनों टाइप का होता है। यस, होता है दोनों टाइप का, सेफेलोकोड, नॉन सेफेलोकोड
मोड, बट एनसीईआरटी उसकी बात नहीं कर रही है, ठीक है। सो एनेलिडा कॉर्डेटा क्लोज्ड है, बीच में सारे ओपन है। स्टार्ट कहाँ हुआ? एनेलिडा से हो गया। क्लोज्ड का मतलब है वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स है, ब्लड कभी भी बाहर नहीं आ रहा है। ओपन का मतलब है एवरी टाइम हार्ट इज पंपिंग ब्लड, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज बेदिंग और सिंकिंग इनटू योर ब्लड। बेटा आज मैम का गला खराब है तो थोड़ी ऐसी आवाज आ रही होगी, नेजल वॉइस, ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ हम वर्टिब्रेट की हार्ट की बात करते हैं। दो मेन चेंबर है, one is your atria which is collecting chamber, one is your ventricle which is distributing chamber. अब fishes में 2 chambered heart है, amphibians में और reptiles में 3 chambered heart है, लेकिन एक reptile जैसे crocodile, birds and mammals have 4 chambered heart. अब fishes के heart में single circulation है, पूरी बॉडी से एट्रिया में ब्लड जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। सिंगल सर्कुलेशन है, सिर्फ डीऑक्सी ब्लड को पंप कर रहा है, पूरी बॉडी से डीऑक्सी ब्लड आया एट्रिया में। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। राइट एट्रिया में आता है पूरी बॉडी से डीऑक्सी ब्लड, लेफ्ट एट्रिया में लंग, स्किन या गिल से आता है ऑक्सी ब्लड। दोनों एक ही वेंट्रिकल में भेज देते हैं, वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड पंप होता है। तो ऊपर तो डबल सर्कुलेशन है, नीचे सिंगल सर्कुलेशन है, सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, देयरफॉर वी कॉल इट आर्टेरियोवेनस हार्ट। नाउ क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चेंबर्ड हार्ट, जो हमारे हार्ट में जो हम आगे बात करने वाले हैं वही होगा। ओके, थोड़ा फिर से बताती हूँ। फिशेस में हमारा सिंगल सर्कुलेशन है, वीनस हार्ट है, सिर्फ डीऑक्सी ब्लड को पंप कर रहा है, 2 चेंबर्ड हार्ट है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट है, आर्टेरियोवेनस हार्ट है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल है। क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेंबर्ड हार्ट है, जिसकी अभी हम आगे बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट की, बाकियों का सेम हो जाएगा। नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा एक तो हमारा क्या है, हार्ट है जो हम पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, और उसमें फ्लो करता है ब्लड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से जर्म लेयर से बना है? मेसोडर्म से बना है। हार्ट की लोकेशन क्या है? इन बिटवीन 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, यानी थोरासिक चेंबर के मिड में प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। अब हार्ट में जैसे लंग की डबल मेम्ब्रेन कवरिंग थी, हार्ट की भी डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है, विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, विथ इन बिटवीन पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शनलेस मूवमेंट हो जाए। हार्ट का साइज क्या है? योर क्लेंच्ड फिस्ट, जितनी आपकी बंद मुट्ठी है वही हमारे हार्ट का साइज है। हार्ट के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, आउटर इज योर एपिकार्डियम, मिडिल इज मायोकार्डियम एंड इनर इज योर एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है। एंडोकार्डियम किससे बना है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। एंड योर एपिकार्डियम किससे बना है? एपिथेलियम एंड फाइबर्स से बना हुआ है। हार्ट के अपर चेंबर एट्रिया स्मॉलर है, कलेक्टिंग चेंबर है, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेंगे। लोअर चेंबर वेंट्रिकल है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, लार्जर चेंबर है। एट्रिया का काम है सिर्फ ब्लड को वेंट्रिकल में भेजना, तो उसका वॉल थिन वॉल्ड है। वेंट्रिकल का काम है पूरी बॉडी में भेजना, तो उसका वॉल थिक वॉल्ड है। 2 एट्रिया के बीच में थिन है हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल के बीच में थिक है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एक साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ रिमेंबर इट वेरी वेरी फाइनली, ये थिक फाइब्रस टिश्यू से बना है। पूरा हार्ट तो हमारे 3 लेयर से बना है, लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, ये थिक फाइब्रस टिश्यू से बना है। ऑब्वियसली इस सेप्टम अगर कंप्लीट होगा तो एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, तो इस सेप्टम में, एवी सेप्टम के बीच में एक एपर्चर है, एक होल है, विच इज कॉल्ड एवी एपर्चर, एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, जिससे ब्लड आएगा हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल में। नाउ राइट एट्रिया कलेक्ट करता है ब्लड पूरी बॉडी से 2 वेन्स के थ्रू, ऊपर से सुपीरियर वेना कावा, नीचे से इंफीरियर वेना कावा। जो लेफ्ट वेंट ऑरिकल है, एट्रिया है, ये कलेक्ट करता है ब्लड हमारे लंग से। 4 पल्मोनरी वेन्स आते हैं, पहला ओनली वेन जिसमें हमारा ऑक्सी ब्लड होता है। तो लेफ्ट एट्रिया 4 पल्मोनरी वेन से ऑक्सी ब्लड, राइट एट्रिया 2 वेना कावा से डीऑक्सी ब्लड। तो जाएगा ब्लड हमारे अब नीचे वेंट्रिकल के अंदर। नाउ जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड पंप करेगा हमारे लंग्स को। कैसा ब्लड पंप कर रहा है? ये डीऑक्सी ब्लड पंप कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएंगे लंग्स तक, तो पल्मोनरी आर्टरी हैज डीऑक्सी ब्लड। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ऑक्सी ब्लड पंप करेगा पूरी बॉडी को वाया अयोटा। नाउ हम नहीं चाहते हैं कहीं भी बैक फ्लो हो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिसके लिए हमारे पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा में एक बार ब्लड चला गया, वी डोंट वांट इट शुड फॉल डाउन, तो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा की
ऊपर प्रेजेंट है हमारा, एग्जिट पॉइंट पे प्रेजेंट है हमारा एसएल वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व। सिमिलरली, और वन साइडेड है, सिमिलरली हम नहीं चाहते हैं वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में जाए, तो हमारे एवी एपर्चर पे भी प्रेजेंट है कस्पिड वॉल्व। राइट साइड, राइट लोग ज्यादा होने चाहिए, सही ज्यादा होने चाहिए, सो राइट साइड पे 3 फ्लैप है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट साइड पे 2 फ्लैप है, बाइकस्पिड वॉल्व, ऑल्सो कॉल्ड मिट्रियल वॉल्व। नाउ हमारा पूरा हार्ट बना तो कार्डियक मस्क्यूलेचर से है, एक्सेप्ट फॉर एवी सेप्टम, लेकिन कार्डियक मस्क्यूलेचर के ऊपर स्पेशल कार्डियक मस्क्यूलेचर है नोन एज नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू वो है जो अपने आप सिग्नल जनरेट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिग्नल यानी एक्शन पोटेंशियल यानी डीपोलराइजेशन, अपने आप जनरेट करेंगे विदाउट द नीड ऑफ नर्वस सिस्टम। देयरफॉर नोडल टिश्यू मेक्स आवर हार्ट ऑटो एक्साइटेबल, मायोजेनिक। पहला पैच प्रेजेंट है हमारे राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर पे, एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। नेक्स्ट पैच प्रेजेंट है राइट ही एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। वहां से निकलता है एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, जो एंटर करता है बेटा एवी सेप्टम के ऊपर। एवी सेप्टम में चल रहा है, जैसे ही वो पहुंचा एट द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, हम उसे बोल देंगे बंडल ऑफ हिस। जब वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर आया, वी आर कॉलिंग इट बंडल ऑफ हिस। नाउ जस्ट एट द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, योर बंडल ऑफ हिस इज डिवाइडिंग इनटू 2 ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट। और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से चलता रहेगा। जैसे ही ये टिप यानी नीचे वेंट्रिकल के आएगा, ये वेंट्रिकुलर वॉल के ऊपर चला जाएगा एंड छोटे छोटे फाइबर्स बनाएगा, विच इज गोइंग टू सप्लाई योर एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर एंड इट इज कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर। तो ये है नोडल टिश्यू। रूट रिवाइज करते हैं, एसए node, AV or bundle of His having right and left branches and then Purkinje fiber। ये सब के सब बेटा एक्शन पोटेंशियल अपने आप जनरेट कर सकते हैं सब, लेकिन मैक्सिमम स्पीड पे, मैक्सिमम रेट पे करेगा हमारा एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। फिर इसी को सबके सब कॉपी करेंगे, इस फास्ट बना रहा है, सबको यही सिग्नल देता रहेगा। देयरफॉर एसए नोड इज कॉल्ड योर पेस मेकर। उसी को कॉपी करेगा एवी नोड, तो उसे हम कहेंगे पेस सेटर। एसए नोड जब सिग्नल देगा तो दोनों के दोनों एट्रिया पे एक साथ जाएगा और दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वेंट्रिकल पे तो डिसकंटिन्यूएशन हो गया, क्योंकि एवी सेप्टम किससे बना है, फाइब्रस टिश्यू से। तो अब फ्रेश सिग्नल जनरेट करेगा कौन, एवी नोड, लेकिन उसी रेट पे जिस पे एसए ने किया था, तो हम एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। लेकिन ये फ्रेश सिग्नल जनरेट करेगा वेंट्रिकल्स के लिए। वेंट्रिकल का सिग्नल एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, नीचे पुरकिंजी फाइबर, और ये फिर वेंट्रिकल पे लेके चला जाएगा। क्योंकि सिग्नल जनरेट हो रहा है 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स, रफ ले लो बीच का, 72 टाइम्स पर मिनट, यही है हमारा हार्ट रेट, 72 टाइम्स पर मिनट। नाउ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ ऑल 4 चेंबर्स ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल। नाउ कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन है 0.8 सेकेंड। कैसे आया बेटा, 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड को 72 टाइम्स से डिवाइड कर दो, 0.8 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। पहला फेज इज जॉइंट डायस्टोल, जब चारों के चारों चेंबर, बहुत ध्यान से सुनना, जब चारों के चारों चेंबर रिलैक्स कर रहे हैं, जॉइंट डायस्टोल। ड्यूरेशन कितना है, 0.4 सेकेंड, हाफ द टाइम। अब पूरे के पूरे चारों के चारों चेंबर अगर रिलैक्स कर रहे हैं, दैट मींस हार्ट में कोई प्रेशर नहीं है। हार्ट के बाहर प्रेशर है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, रिब्स आउट इन कर रहा है। सो हार्ट में प्रेशर नहीं है, बाहर प्रेशर है। एनीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हार्ट में नेगेटिव प्रेशर है, तो ब्लड की एंट्री हो रही है हार्ट में, कहां पे, एट्रिया में। अब वॉल्व का स्टेटस देखते हैं। जॉइंट डायस्टोल में एसएल वॉल्व क्लोज्ड है, माइंड में सोचना, एसएल वॉल्व क्लोज्ड है एंड कस्पिड वॉल्व ओपन है। किसमें, फर्स्ट फेज में एसएल वॉल्व क्लोज, कस्पिड वॉल्व ओपन। ब्लड एंटर कर रहा है एट्रिया से, कस्पिड वॉल्व ओपन है, तो एट्रिया से चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, यही हो रहा है 0.4 सेकेंड तक फिलिंग। नाउ नेक्स्ट फेज इज योर एट्रियल सिस्टोल। एट्रिया ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटू सा चेंबर है, खट से 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ब्लड का स्पीड बढ़ जाएगा वेंट्रिकल में। पहले भी आ रहा था, अब ज्यादा तेज निचोड़ दिया मैंने, ज्यादा तेज आएगा। पहले समझ लो 70% आ गया था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में 30% बचा खुचा और भी आ गया। वॉल्व का स्टेटस क्या है, जो पहले था सेम स्टेटस चल रहा है, यानी एसएल वॉल्व क्लोज, कस्पिड वॉल्व ओपन। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि सिग्नल पुरकिंजी फाइबर नीचे से ऊपर की तरफ ले जा रहा है। वेंट्रिकल नीचे से ऊपर की तरफ बेटा जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
कस्पिड वॉल्व हमारा क्लोज हो जाएगा स्टार्ट होते ही, क्योंकि ब्लड का नीचे से प्रेशर जाएगा ऊपर की तरफ। कस्पिड वॉल्व वन साइडेड वॉल्व है जो कि क्लोज हो जाएगा। ओके, एसएल वॉल्व पहले से ही क्लोज है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट पे कस्पिड वॉल्व क्लोजेस। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है 0.3 सेकंड, यानी फॉर 0.3 सेकंड वेंट्रिकल इज अ क्लोज्ड चेंबर। कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। नाउ जैसे ही 0.3 सेकंड होगा, इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, कस्पिड वॉल्व बेटा उल्टे डायरेक्शन में नहीं खुल सकता। क्यों पूछे नहीं खुल सकता? बिकॉज एक कॉर्डेई टेंडी नहीं है, टेंडन का कॉर्ड है जो हमारे कस्पिड वॉल्व को पकड़ के रखता है, वो एट्रिया में नहीं खुल सकता। टेक्स्ट में नहीं है, डायग्राम में मेंशन्ड है। व्हाट इज कॉर्डेई टेंडी नहीं? कॉर्डेई टेंडी नहीं प्रिवेंट्स रीओपनिंग ऑफ वॉल्व कस्पिड वॉल्व इनटू एट्रिया। देयरफॉर कॉर्डेई टेंडी नहीं इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर कस्पिड वॉल्व वन साइडेड। खराब होगा तो बैकफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल क्लोज चेंबर है। बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ चुका है, कस्पिड वॉल्व खुल नहीं सकता, एसएल वॉल्व खुलता है, ब्लड रशेज इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोटा। जैसे ही ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में, क्यों गया? क्योंकि प्रेशर बढ़ा। एक बार बेटा ब्लड चला गया तो प्रेशर तो खत्म हो गया वेंट्रिकल का। प्रेशर फॉल किया तो एसएल वॉल्व क्यों खुला था? क्योंकि प्रेशर आया था ब्लड का नीचे से। जैसे ही ब्लड गया एसएल वॉल्व फिर से बंद हो गया। यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे एसएल वॉल्व खुला प्रेशर की वजह से और खट से दोबारा बंद हो गया। ठीक है, वेंट्रिकल अब रिलैक्स करने लगा। ऑरिकल पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर चुका है। साइकिल गोज बैक टू जॉइंट डायस्टॉल। कस्पिड वॉल्व अब कब खुलेगा? जैसे ही बेटा जॉइंट डायस्टॉल में पहला ब्लड जाएगा ना, एट्रिया के अंदर फिलिंग होगी, ब्लड जैसे ही जाएगा, वेंट्रिकल में तो रिलैक्स कर रहा है, प्रेशर है नहीं। जैसे ही ब्लड कस्पिड वॉल्व पे पट से पड़ेगा, कस्पिड वॉल्व खट से खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ कस्पिड वॉल्व का क्लोजर कब हुआ? जब हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ उसी टाइम कस्पिड वॉल्व क्लोज हो गया। एसएल वॉल्व का क्लोजर कब हुआ? जैसे ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, एसएल वॉल्व खुला और फटाक से बंद हो गया। यानी कस्पिड वॉल्व क्लोजर स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एसएल वॉल्व क्लोजर एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कस्पिड वॉल्व का क्लोजर साउंड फर्स्ट साउंड लब, एसएल वॉल्व का क्लोजर सेकंड साउंड डब। Now, what is stroke volume? Volume of blood pumped by each ventricle per contraction is stroke volume. What is cardiac output? Volume of blood pumped by each ventricle in 1 minute is your cardiac output. तो cardiac output का फॉर्मूला क्या होगा? Stroke volume into heart rate. Heart rate कितना है? 72 times. Stroke volume is 70 ml. तो cardiac output हो गया approximately 5 लीटर। क्या ये फिक्स है? नहीं। Heart rate भी वेरिएबल है, stroke volume भी वेरिएबल है, therefore cardiac output भी वेरिएबल है। लेकिन एक चीज याद रखना, दोनों वेंट्रिकल सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं, दोनों एट्रिया सेम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं। लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम हो या कार्डियक आउटपुट हो, हम एक वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर कॉन्ट्रैक्शन एंड पर मिनट। नाउ ईसीजी, व्हाट इज ईसीजी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अकरिंग इन हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल इज योर ईसीजी। जो भी हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा इसको ग्राफ पे बना दो। अच्छा, जो ग्राफ आता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज मशीन। सबसे पहले बेटा जॉइंट डायस्टोल है तो प्लेन लाइन रखना, ऐसे प्लेन। उसके बाद पी वेव आएगा। पी का मतलब सिग्नल एट्रिया पे आ गया, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। उसके बाद पी क्यू, पी क्यू का मतलब एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो पी क्यू इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। उसके बाद क्यू आर एस, यानी अब सिग्नल वेंट्रिकल पे आया, वेंट्रिकल बड़ा है, सिग्नल को टाइम लगा। क्यू आर एस मतलब डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन यानी ऑरिकल तो रिलैक्स कर चुका है, यानी क्यू आर एस इज रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। उसके बाद टी, टी का मतलब है एंड में हमारा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी सिग्नल वेंट्रिकल से भी चला गया। सो क्यू आर एस टी इज द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद साइकिल गोज बैक टू जॉइंट डायस्टोल, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बड़ा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पे हमारा लब आएगा, टी के ऊपर हमारा डब आएगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्ट पे लब और एंड पे डब होता है। ठीक है, जस्ट बाय काउंटिंग नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स वन कैन टेल द हार्ट बीट ऑफ द पर्सन। फास्ट जो भी एबनॉर्मैलिटी है वो हमें ECG में पता लग जाएगा। ECG करने के लिए हम कुछ लीड्स लगाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, दोनों रिस्ट पे लगाते हैं, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं, दे आर प्राइमरी लीड्स, एंड मल्टीपल यू अप्लाई टू योर चेस्ट एरिया पे मल्टीपल सेकेंडरी लीड्स भी लगा देते हैं। अब एक चीज और याद रखना, लब और डब तो हमें पता है, तो अगर लब और डब के बीच का ड्यूरेशन पूछते हैं तो आप बोलोगे एक स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एक एंड, यानी 0.3 सेकेंड। यही अगर डब और लब का पूछते हैं तो पूरा उल्टा जाओगे, 0.5 सेकेंड, है ना। डब और लब अगर पूछेंगे, ये चीज याद रखना। नाउ योर डबल सर्कुलेशन, हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन हो रहा है,
कैसे? एक सिस्टमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो राइट एट्रिया है वो बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रहा है और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी को दे रहा है, यानी राइट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल्स पूरी बॉडी, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स को दे रहा है और लेफ्ट एट्रिया लंग्स से ले रहा है, यानी ये दोनों हमारे लंग्स के साथ है, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। टुगेदर इट इज फॉर्मिंग डबल सर्कुलेशन। इसके अलावा हमारी बॉडी में एक बेटा पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब है दो ऑर्गन्स के बीच का सर्कुलेशन, यानी हार्ट ने ऑर्गन को दिया, ऑर्गन ने हार्ट को नहीं वापस किया, दूसरे ऑर्गन को दे दिया, ऑर्गन 2 को। तो सर्कुलेशन बिटवीन ऑर्गन 1 एंड ऑर्गन 2 इज योर पोर्टल सर्कुलेशन। जैसे हमारे गट से, हमारे एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन से ब्लड हार्ट को नहीं जाता वापस, इंटेस्टाइन से ब्लड एब्जॉर्ब होके पहले लिवर पे जाता है, बिकॉज लिवर इज अ चेक पॉइंट। लिवर चेक कर लेता है कोई एक्स्ट्रा चीजें वगैरह वगैरह है तो उसको वो ट्रैप करता है, ठीक है। सो इंटेस्टाइन यानी गट से ब्लड जा रहा है लिवर तक, दिस इज हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन एंड वेन इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल वेन। सिमिलरली हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी यानी हाइपोफाइसिस के बीच में भी होता है पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वन इज योर कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब है सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट मसल इटसेल्फ। खुद के हार्ट के मसल्स पे जो ब्लड वेसल्स जाएंगे दे आर कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स दो मेन टाइप के हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। दोनों में कितने वॉल है? 3 वॉल है। आउटर इज ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि कोलाजनस फाइब्रस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। देन नेक्स्ट इज योर ट्यूनिका मीडिया जो कि स्मूथ मसल एंड इलास्टिन फाइबर्स यानी येलो फाइबर से बना है, बाहर वाला कोलाजन यानी व्हाइट से। इनर इज योर ट्यूनिका इंटिमा यानी ट्यूनिका इंटरना जो कि स्क्वोमस एपिथेलियम से बना है। आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस तो ये है कि ऑक्सी डिऑक्सी के अलावा एक मेन डिफरेंस ये है कि आर्टरी का वॉल थिक है क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया थिक है। वेन्स का वॉल थिन है क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया थिन है। अब ट्यूनिका वॉल थिन है किसका? वेन का। तो ल्यूमन किसका बड़ा हो गया? वेन का। वॉल किसका थिक है? आर्टरी का। ल्यूमन किसका छोटा हो गया? आर्टरी का। वेन में वॉल्व्स होते हैं बैक फ्लो को रोकने के लिए क्योंकि ये एंटी ग्रेविटी विदाउट प्रेशर ले जाता है। आर्टरी में वॉल्व्स नहीं होते हैं। कैपिलरी में एक ही लेयर है विच इज ट्यूनिका इंटिमा जिसे हम एंडोथीलियम भी बोलते हैं। नाउ रेगुलेशन, वैसे तो हमारा हार्ट मायोजेनिक है, अपने आप ही सारा इंट्रिंसिक है उसका, लेकिन हमारा नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम इसके रेट को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है। जैसे हमारे ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हार्ट का रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, सारी बीपी, ब्लड प्रेशर, इस सबको बढ़ाता है। किसके थ्रू? सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। क्या सिक्रीट करके? योर एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन। सिमिलरली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्व आएगा तो ये सारी चीजें, हार्ट रेट, बीपी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रोक वॉल्यूम सब घट जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जो काम करेगा दैट इज एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन बाकी हर जगह काम कॉन्ट्रैक्शन करवाता है लेकिन हार्ट में ये इनहिबिटरी है, सब कुछ को रोकता है। सिमिलरली हमारे एड्रेनल ग्लैंड के मेड्यूलरी हार्मोन एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन वही काम करते हैं जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है यानी बढ़ाता है। नाउ लास्ट इज योर डिसऑर्डर। डिसऑर्डर में पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की विच इज योर ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारा 120/80 mmHg, सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80 mmHg। लेकिन किसी का अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली बढ़ा रहता है 140/90 mmHg से तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसमें वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट खुद जिसके पतली पतली कैपिलरीज है वो डैमेज हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज योर कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें हम बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस की। एथेरोस्क्लेरोसिस में हमारी कोरोनरी आर्टरी के अंदर C²F² यानी कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड फाइबर्स का ल्यूमन की साइड से वॉल पे डिपोजिशन होता है। डायमीटर कम हो जाता है, ब्लड का सप्लाई टू हार्ट मसल डिक्रीजेस। Now next is your angina pectoris. Angina is an English word which means pain. So angina pectoris is acute chest pain. अगर हार्ट के मसल्स को कम ब्लड जा रहा है तो कम ऑक्सीजन जाएगा जिसकी वजह से हार्ट के वॉल में मसल्स में पेन होगा, पेन इन द चेस्ट विच विल ऑल्सो स्प्रेड टू योर लेफ्ट आर्म। ये किसी भी एज में हो सकता है बट एक एल्डरली एज में, मिडिल एज के बाद ये ज्यादा कॉमन हो जाता है एंजिना पेक्टोरिस। अगर हमने एंजिना पेक्टोरिस को सीरियसली नहीं लिया देन इज योर हार्ट अटैक,
यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर आपके एक पैच ऑफ हार्ट मसल डेड हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई पूरा ही रुक गया, अब पूरा ही रुक गया ब्लड सप्लाई, पूरा ही ऑक्सीजन रुक गया, तो अ पैच ऑफ हार्ट मसल गेट डैमेज, दैट इज हार्ट अटैक। नाउ नेक्स्ट इज योर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप करना। हार्ट इज नॉट पंपिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टू मीट बॉडीज रिक्वायरमेंट, दैट इज हार्ट फेलियर, जिसमें कंजेशन भी होगा क्योंकि लंग्स तक भी ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज। नाउ लास्ट इज योर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट ने अपना काम करना अचानक से बंद कर दिया, दैट इज योर कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। विद दिस वी आर डन विथ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।